हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ले रहे हैं लखनवी अंदाज। और ये क्लास 10 का एक चैप्टर है और इसमें हम इसका पूरी कविता का भावार्थ समझेंगे। चलिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये इसका भावार्थ समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पहले हम इसके कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके कवि यशपाल जी का पूरा नाम और उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजापुर छानवी में हुआ। पंजाब में एक फिरोजापुर जगह है, उसमें छानवी है। प्रारंभिक शिक्षा कागड़ी में हुई में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने BA किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1967 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी की सरकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। समाजवादी विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ि योग के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलाई फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और संजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में उसे रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल इस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता के बेखबर और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसा भी परजीवी संस्कृति को देख जा सकता है। चलिए फिर अब पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कवि जो कहीं यात्रा कर रहे हैं वो ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं ताकि वो जो बस की खिड़की होती है उससे प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकें और अपनी कहानी पर सोच सकें। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास में एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा को पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ
की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखने जाने के संकोच में हो। अब जब कवि की ट्रेन छूट रही थी तो वो दौड़े सेकंड क्लास की डिब्बे में बैठने के लिए। उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास की जो डिब्बा होगा ट्रेन का वो खाली होगा, पर उस खाली नहीं था। उसमें एक लखनवी अंदाज के सफ़ेद पोश जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे एक व्यक्ति बैठा था, जिसके पास 2 खीरे पड़े थे और वह कवि के ट्रेन में चढ़ने पे खुश नहीं दिख रहा था, असंतोष दिख रहा था उसके चेहरे पे। उसे लग रहा था कि वो पकड़ा गया, उसे अपदार्थ जो खीरा था अपदार्थ उसका शौक रखने पर उसे पकड़ा गया हो। आगे चलते हैं। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते एक खाली होगा खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कवि की खाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो एक शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझेले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरा खरीदा होगा और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरा का शौक फरमाएंगे? कवि से पूछते हैं, नवाब साहब कि खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। कवि को उनका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुलाम बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। कवि ने कहा कि ना आप ही धन्यवाद बोल दिया। कवि ने मना कर दिया। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृश्य निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जो नवाब साहब थे उनके पास 2 खीरे और एक तौलिया था। उन्होंने तौलिया उठाया और तौलिए पे जो कचरा था उसको आग साफ करके तौलिए को बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। सीट के नीचे एक लोटा रखा था जिसमें पानी था, उसे निकालकर नवाब साहब ने खीरे धो ली। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को किनारे के से तौलिए पर सजाते गए। फाकों का अर्थ है पीस, जैसे लंबे पीस होते हैं खीरे के। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसा हुआ लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ में खीरे के साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च पाउडर साथ में दिया जाता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिनी और जड़बों के
सुफरण से स्पष्ट था कि उनकी प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पालवित हो रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकें के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिए, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा है, मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने स्तरण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिए। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद गए। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक से पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेने पड़ा। यह भी खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के उस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने पर सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसा तरीके से अंदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखा। कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से भर पेट जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई टॉपिक पे वीडियो के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।